इंडिया गठबंधन को ब्लॉक तो करना चाहिए था शहादत के अपमान और शहादत को गाली वाले बयानों को, आतंकवादियों से बातचीत वाले बयानों को, लेकिन ब्लॉक कर दिया कड़वे सवाल पूछने वाले पत्रकारों को। खैर, इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया। लेकिन अब बात कश्मीर के अनंतनाग में पिछले 2 दिन से चल रहे सेना और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर की कर लेते हैं। मंगलवार रात को अनंतनाग जिले के गाडोल में सेना को 3 से 4 आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली। अब सूचना मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। बुधवार सुबह एक बार फिर से ऑपरेशन शुरू हुआ और घने जंगल में छिपे आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आतंकवादियों से मुठभेड़ में राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौंचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। हमारे जवान शहीद हुए, हमारे अफसर। और बताया जा रहा है इस वक्त भी एनकाउंटर चल रहा है, अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। और हमें यकीन है कि भारतीय सेना इन आतंकवादियों को उनकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेगी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बीच हमारे देश के राजनेता इस शहादत पर कितनी शर्मनाक सियासत कर रहे हैं? पता है आपको, यह सियासत इतनी शर्मनाक है ना कि आज एक भारतीय के तौर पर आपका भी ना खून खौल उठेगा, बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा, खून खौल उठेगा जब मैं आपको बताऊंगा इन लोगों ने क्या कहा है। आपको पता चलेगा कैसे भारत तो इस शहादत का बदला मांग रहा है कि घुसकर मारो, लेकिन नेता दिमाग में घुसने की बात कर रहे हैं। आतंकवादियों को देखो तो सही क्यों ये सब हथियार उठा रहे हैं। जी हां, इंडिया गठबंधन के नेता आतंकवादियों से बातचीत की पैरवी कर रहे हैं। आतंकवादियों से बातचीत की पैरवी, पाकिस्तान से बातचीत का सुझाव। जब आपको एक सुर में सामने आकर देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यह कहना चाहिए था ना कि हम हमारे जवानों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे, जिन्होंने देश को परिवार समझा, अपने परिवार को पीछे छोड़कर आपके हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दी, आज हम उनके परिवारों का साथ देने के बजाय आतंकवादियों से बातचीत की वकालत कर रहे हैं। कुछ नेता दहशतगर्दों का दर्द समझने की बात कर रहे हैं। जी हां, दहशतगर्दों, आतंकवादियों की तकलीफ समझिए, ये बयान दिए गए हैं। आतंकवादियों को कवर फायर दिए जा रहे हैं। एक एक करके आपको उन शर्मनाक बयानों के बारे में बताते हैं। पहला बयान कश्मीर से आने वाले इन महाशय सीनियर लीडर हैं, बहुत सम्मानित, बहुत सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता सैफुद्दीन सोज साहब की आतंकवादियों पर जो सोच है ना, वो आज आपको गुस्से से भर देगी। सैफुद्दीन सोज कह रहे हैं कि आतंकवादियों का मन पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, पता करना चाहिए कि उनके दिमाग में क्या है, तकलीफ क्या है उनकी। ये तकलीफ शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के साथ भी बातचीत की जानी चाहिए कि क्यों हथियार उठा रहा है, क्यों आतंकवादी हथियार उठा रहे हैं, उनसे बात करो। आप मतलब एक बार को कल्पना कीजिए कि कोई आपके घर पर हमला कर दे, आपके घर में घुसकर आपके घर वालों की हत्या कर दे, तो क्या आप उस हमलावर का मन पढ़कर यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हो गया था भाई, क्या दर्द था, क्या तकलीफ थी, क्यों हथियार उठाया? बातचीत करेंगे आप उससे? आप हमला करने वाले के साथ टेबल पर बैठकर बातचीत करेंगे? नहीं ना। लेकिन सैफुद्दीन सोच चाहते हैं कि भारत ऐसा करे, यानी कि खून भी भारत के जवानों का बहे और बातचीत की टेबल पर आने के लिए भी पाकिस्तान से याचना भी भारत ही करे। लेकिन समझ लीजिए, याचना नहीं, रण होगा। छेड़ा है तो भारतीय सेना छोड़ेगी नहीं, इतिहास जानता है हर कोई। अब जब उरी में हमारे जवानों ने शहादत दी थी ना, तब हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके उसका बदला लिया था। और पाकिस्तान के परमानेंट इलाज का टाइम आ गया है। अब ये परमानेंट इलाज शब्द से फिर किसी को परेशानी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के परमानेंट इलाज का तो टाइम आ गया है, क्योंकि कुछ पाक प्रेमी गैंग है, हो सकता है इससे भी परेशानी हो जाए। पुलवामा में जब पाकिस्तान ने फिर से वही गलती दोहराई तो भारत ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक करके आतंकवादियों के ठिकानों और उनके मंसूबे दोनों को निस्तनाबूद कर दिया था। जरूरत पड़ी तो हम फिर से घर में, दुश्मन के घर में घुसकर उसे मारेंगे, यानी कि एयर स्ट्राइक पार्ट 3। और इस बार यकीन मानिए पीओके भी फ्री होगा। इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि हमें आतंकवादियों के दिमाग में घुसना चाहिए। हम घर में घुसने की बात कर रहे हैं, हम घर में घुसकर मारने की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं दिमाग में घुसकर देखिए परेशानी क्या है, दर्द क्या है, दहशतगर्दों का दर्द, आतंकवादियों के कितने हमदर्द। सुनिए। और इन मिलिटेंट्स के साथ भी बात होनी चाहिए, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या इज़्तिराब है? अभी नाराज हो जाएंगे बीजेपी वाले
कि जिन्होंने मारा है ये लोग कहते हैं उनसे बात कीजिए। जब तक आप उनके दिमाग तक नहीं रसाई करेंगे, क्या तकलीफ़ है उनको वो बताएंगे। और ये सारी जो है ना फ़ज़ा ख़राब हो गई है, ये अमन की तरफ लौटेंगे। बातचीत का दरवाज़ा खुलना चाहिए। अच्छा, सैफुद्दीन सोज अकेले नहीं है। इंडिया गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि बड़ा मुल्क होने के नाते भारत को पाकिस्तान से बातचीत की पहल करनी चाहिए। एक बार अगर इन नेताओं में हिम्मत है ना, मैं चुनौती दे रहा हूं, अगर इन नेताओं में हिम्मत है तो शहीदों के परिवार वालों की आंखों में आंखें डालकर ये नेता कहकर दिखा दें कि हमको आतंकवादियों से बातचीत करनी चाहिए। अगर इन नेताओं में हिम्मत है तो शहादत जिन्होंने दी उनके परिवार वालों की आंखों में आंखें डालकर कह दे कि हमको आतंकवादियों से पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तान हमारा हमसाया है और पाकिस्तान को हमारे साथ अमन के साथ रहना चाहिए। अब्दुल्ला साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान गोली चलाए तो चलाए, हम शांति के कबूतर उड़ाएं, हम बड़प्पन दिखाएं, वो खून बहाएं, हम बातचीत की टेबल सजाएं, वो घुसपैठ कराएं। नहीं अब्दुल्ला साहब, जिस देश में खाने के लिए रोटी तक नहीं ना, पीने के लिए पानी तक नहीं है, अगर वो आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ना चाहता ना तो उसकी मर्जी ना छोड़े, लेकिन भारत को छेड़ा तो आज का ये नया भारत है वो छोड़ेगा नहीं। सुन लीजिए, लेकिन आप सैफुद्दीन सोज को आपने सुना जो आतंकवादियों से बातचीत की वकालत कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला को एक बार सुन लीजिए, तो पाकिस्तान से बातचीत चाहते हैं। दोनों मुल्कों में बात करनी हो और कुछ से मुझसे बात नहीं करने से कोई फायदा नहीं है। बातचीत करनी दो मुल्कों की है जिनमें यह फसाद है, और जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ यह फसाद इनके साथ है। इसका हल निकालना जरूरी है। अब देखिए, विडंबना देखिए ये कि ये वही इंडिया गठबंधन है जिसे सच बोलने वाले पत्रकारों से इतनी परेशानी कि उन्हें ब्लॉक, बैन, बाइकआउट कुछ भी कह लीजिए, हमारे लिए तो बैज है, बैज ऑफ ऑनर है, वो बहिष्कार पत्रकार के लिए सबसे बड़ा बैज होता है, वो कर दिया है। अब इंडिया गठबंधन का कोई प्रवक्ता क्या होगा, आपको कुछ न्यूज एंकर्स के शो में दिखाई नहीं देगा। समझ आ रहा है असल मकसद क्या है, कि उनसे सवाल ना पूछे जाए, क्योंकि हम तो पूछेंगे कि आतंकवादियों से बातचीत चाहती है कांग्रेस, क्योंकि सैफुद्दीन सोज चाह रहे आतंकवादियों का मन पड़ा जाए उनसे बातचीत। तो अब समझ गए आप मॉडस ऑपरेंडी क्या है, कि इनके शोज में जाएंगे नहीं तो सवाल ही नहीं कोई पूछ पाएगा। यानी कि उन पत्रकारों से इंडिया गठबंधन के नेता बात नहीं करेंगे जो उनसे सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं, लेकिन उसी इंडिया गठबंधन के नेता आतंकवादियों और पाकिस्तान से बात करने की सलाह दे रहे हैं। आप सोचिए कितनी गंभीर बात है। न्यूज एंकर पत्रकारों से लाइव बातचीत नहीं होगी, लेकिन आतंकवादियों से बातचीत होनी चाहिए, सैफुद्दीन सोज कह रहे हैं। अब इस मसले पर केंद्रीय मंत्री और पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने आज एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी कलाकारों के साथ फिल्में बनाएंगे, उनके साथ मैच भी खेलेंगे, तो बात नहीं बनेगी। पाकिस्तान को ना अलग थलग करना होगा, उसका बहिष्कार करना पड़ेगा। सुनिए आप जनरल वीके सिंह को। क्योंकि जब तक हम अलग थलग नहीं करेंगे पाकिस्तान को, नहीं तो उनके लिए बिजनेस एज नॉर्मल। हाँ जी ठीक है, बॉलीवुड वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, क्रिकेट मैच खेलने वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, सब ठीक है, चंगा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर उसके ऊपर दबाव डालना है तो उसको अलग थलग करना पड़ेगा। उनको पता चलना चाहिए कि आप नॉर्मल चीज़ों के अंदर हमारे साथ रिश्ता तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद नॉर्मल नहीं हो। मतलब पाकिस्तान खून बहाए, हम शांति के कबूतर उड़ाएं, सवाल पूछेंगे तो लिस्ट में आ जाएंगे, बायकॉट कर दिए जाएंगे। इसलिए सवाल है कि आज इंडिया गठबंधन के नेताओं से सवाल पूछे तो पूछे कैसे। आपके जरिए पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके जहन में सवाल हो रहा होगा, तो हमको लगा जनता की आवाज़, जनता के सवाल हम ही पूछेंगे, इसलिए हम इंडिया गठबंधन के नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन, सैफुद्दीन सोज साहब इंडिया गठबंधन, सैफुद्दीन सोज आतंकवादियों से बातचीत चाहते हैं, पाकिस्तान से बातचीत चाहते हैं, फारूक अब्दुल्ला तो क्या इंडिया गठबंधन ये सब चाहता है। सवाल, लेकिन आज हमारा सवाल जानते हैं सरकार से भी है। सवाल ये कि आपने बात तो बिल्कुल सही कही है वीके सिंह साहब ने, लेकिन इसके लिए आपको भी ना पहल करनी होगी साहब। भारत अगर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलता है तो उसमें बीसीसीआई की सहमति होती है। बीसीसीआई कोई सरकारी संस्था नहीं है, लेकिन बहुत प्रभावशाली जरूर है। पर सरकार को बीसीसीआई को साफ कर देना चाहिए कि भाई साहब, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ता ना, तब तक उसके साथ कोई मैच नहीं होगा, ना भारत की जमीन पर ना पाकिस्तान की जमीन पर। मतलब ना मिले, सोचिए ना, ना मिले भारत पाकिस्तान मैच को करोड़ों दर्शक, क्या फर्क पड़ता है भाई, ना मिले करोड़ों के विज्ञापन, फर्क पड़ता है कोई? वैसे भी 2019 के बाद से पहली बार भारत ने इस एशिया कप में पाकिस्तान के साथ कोई एक दिवसीय मैच खेला है। हमें लगता है कि इसकी भी जरूरत नहीं, हमें ऐसा लगता है। देखिए
और जो जनरल वीके सिंह कह रहे हैं ना, उस पर सरकार की तरफ से बीसीसीआई को और बॉलीवुड के कर्ता धर्ताओं को साफ संदेश दिया जाना चाहिए कि जब तक भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य नहीं होते, पाकिस्तान आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ता, तब तक ना दोनों देशों के बीच क्रिकेट खेला जाएगा और ना ही अमन की आशा वाले टैग के साथ कोई शांति के कबूतर उड़ाए जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि भाई बुधवार को पाकिस्तानी आतंकवादियों के हाथों हमारे जवान शहीद हो और फिर संडे को, रविवार को देश शहादत को बुलाकर टीवी और मोबाइल टीवी पर भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे फाइनल में खो जाए। लेकिन प्रॉब्लम यही है, दिक्कत यह है कि एक तरफ तो पाकिस्तान के संपूर्ण बहिष्कार की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ हमारे देश के कई लोग कोई पाकिस्तान और आतंकवादियों से बातचीत की पेशकश कर रहा है, तो कोई उसे कवर फायर दे रहा है। कि हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, उसी समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वाह भाई वाह और जश्न बन रहा था भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स में। बीसीसीआई ने कोई निर्णय लिया, इंडिया पाकिस्तान का मैच कुछ दिन पहले भी हुआ। अब इंडिया पाकिस्तान का मैंने तो हमेशा विरोध किया है कि जब आतंकी माहौल बनाती है पाकिस्तान, तो उनके साथ किसी तरीके का संवाद नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट्स ग्राउंड पे हो या किसी सोशल ग्राउंड पे हो, किसी कल्चरल ग्राउंड पे हो या किसी तरीके का बायलैटरल रिलेशनशिप हो। तो वो आतंकियों से मिल के आए, मन पूछ के आए, प्रवक्ता बन जाए उनके आतंकियों के। पाकिस्तान के तो प्रवक्ता बन के बात करते ही है। पाकिस्तान इनसे फोन करके कहता होगा कि जरा बात करवाओ। जब तक पाकिस्तान आतंक का रास्ता नहीं छोड़ेगा, एक नहीं अनेक बार भारत सरकार कह चुकी है, कोई बातचीत नहीं। कश्मीर में समस्या है और 10 साल दिए केंद्र सरकार को। ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार को कोई 6 महीने मिले, बहुत लंबा समय मिला। मैं चाहूंगा कि केंद्र सरकार दोबारा से रिव्यू करे, कहीं ना कहीं गलतियां हैं उसको ठीक। और आप डींगे हाँकते थे कि सब नियंत्रण में है, और आए दिनों हमारे देश के जाबाज जवान और सैनिक और सिपाही शहीद हो रहे हैं। पूरे देश में गुस्सा है इसको लेकर। और आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर की दिशा में सरकार निर्णायक कदम उठा चुकी है। कोई भी आतंकवादी जहां भी छिपा होगा, हमारे सुरक्षा बल के, सेना के वीर बांकुरे उन्हें खोज निकालेंगे और उनको वहां भेजेंगे जहां उनको जाना चाहिए। और सोचिए, अनंतनाग हमले में भी पाकिस्तानी कनेक्शन साबित हो रहा है। पाकिस्तान नहीं करा अनंतनाग हमला। आईएसआई की साजिश, लश्कर जैश की चाल। ये वो फॉरेस्ट एरिया है, ये वो जंगल है जिसमें मिलिटेंट छुपे हुए हैं और उनके साथ आज दिन भर मुठभेड़ जारी रही। अनंतनाग में आतंकी हमला, पाकिस्तान का टाइम पूरा। पाकिस्तान नाम का रह गया है, वो आतंकियों का गढ़ है, आतंकिस्तान है। पूरी दुनिया में अलग थलग है, भूखा मर रहा है, कटोरा लेके घूम रहा है, लेकिन लत जो लग गई है आतंक की, वो छूट नहीं रही। आतंकिस्तान पर होगा प्रहार, अब की बार आखिरी वार। अगर उसके ऊपर दबाव डालना है तो उसको अलग थलग करना पड़ेगा। उनको पता चलना चाहिए कि आप नॉर्मल चीजों के अंदर हमारे साथ रिश्ता तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद नॉर्मल नहीं हो। इंतकाम लेगा हिंदुस्तान, दहलेगा कराची, इस्लामाबाद। जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। अनंतनाग की गलती पाकिस्तान को पड़ेगी भारी। धमाकों की आवाज और फायरिंग की आवाज से ये पूरा एरिया दिन भर गूंज उठा। सुन लो आतंकिस्तान, बदला लेगा हिंदुस्तान। आज हम आपको अनंतनाग के मुजरिमों की शक्ल भी दिखाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि अनंतनाग में हुए आतंकी हमले की साजिश का मास्टरमाइंड कौन है और किसने अनंतनाग हमले की साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार किया। ये पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी उज़ैर खान है।
उजैर खान का नाम पहले से ही भारतीय रक्षा एजेंसियों की हिट लिस्ट में दर्ज है। उजैर खान A+ कैटेगरी का आतंकी है। भारतीय रक्षा एजेंसियों ने उजैर के सर पर 10 लाख का इनाम रखा है। उजैर पहले भी कश्मीर में कई आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है। उजैर जुलाई 2022 से कश्मीर में एक्टिव है। उनका बलिदान व्यर्थ जाने वाला नहीं है। कश्मीर में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए हमारे सुरक्षा बल पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं। बहुत लोगों की शहादत हुई है, लेकिन शहादत बेकार जाने वाली नहीं है। न्यूज 18 इंडिया को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उजैर खान ने ही अनंतनाग हमले को अंजाम दिया और फिर पास के जंगलों में जाकर छिप गया। ड्रोन के जरिए फायरिंग की जा रही थी। ड्रोन इस पूरे एरिया में ऑपरेट किया जा रहा था और उसके जरिए फायरिंग की जा रही थी। यानी अब टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन उड़ाए जा रहे थे, क्वाडकॉप्टर हो, हेक्साकॉप्टर हो, उनका इस्तेमाल किया गया आज पूरा इस एरिया को सर्वेलेंस करने के लिए। सूत्रों के मुताबिक अनंतनाग हमले के असली मास्टरमाइंड पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI है। दरअसल जुलाई 2023 में ISI ने पाकिस्तान में पनप रही आतंकी तंजीमों के आकाओं पर यह दबाव बनाया था कि अगर वो जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों पर बड़े हमलों को अंजाम देने में नाकाम रहते हैं तो पाकिस्तानी आर्मी से उनको मिलने वाली फंडिंग रोक दी जाएगी। आइए अब आपको ये बताते हैं कि इस मीटिंग में कौन कौन शामिल था। कोकरनाग में हमले से पहले पाकिस्तानी सेना के SSG ग्रुप ने पाकिस्तान के नकियाल इलाके में आतंकियों के साथ एक बैठक की थी। इस बैठक में ISI के मेजर हमजा, लश्कर कमांडर वालिद खान और कश्मीर का रहने वाला रफीक नई और सुल्तान भी शामिल था। अनंतनाग हमला ISI की साजिश के तहत किया गया टारगेट प्लान था। साजिश के तहत सीमा पार से आतंकियों के 2 ग्रुप को भारतीय सेना पर हमले के लिए कश्मीर में दाखिल कराया गया। इन्हीं में से एक ग्रुप ने 20 अप्रैल को पुंछ में सेना के ट्रक पर आतंकी हमला किया था। आतंकियों को कश्मीर में घुसपैठ कराने की जिम्मेदारी रफीक नई को सौंपी गई थी। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक लश्कर कमांडर साजिद जुट और हबीबुल्ला मलिक और रफीक नई और सुल्तान ने राजौरी हमले की साजिश रची थी। हमले के लिए पाक आर्मी ने आतंकियों को चीन से मंगाए खास नाइट विजन डिवाइस मुहैया कराए। भारतीय सेना, पुलिस और CRPF इस ऑपरेशन में लगी हुई है। ये वो फॉरेस्ट एरिया है, ये वो जंगल है जिसमें मिलिटेंट छुपे हुए हैं और उनके साथ आज दिन भर मुठभेड़ जारी रही। धमाकों की आवाज और फायरिंग की आवाज से ये पूरा एरिया दिन भर गूंज उठा। यहाँ पे